नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर सियासत गरमाई है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में कांग्रेस और बीजेपी में इसी मुद्दे पर तीखी तकरार के बाद अब दोनों दल इस मुद्दे पर नई रणनीति के साथ जनता के बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण पर मंत्रालय में 3 घंटे तक अहम बैठक की और ओबीसी नेताओं के साथ सरकार के महाधिवक्ता और वकीलों के पैनल के साथ मंथन किया। इसमें ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर सरकार ने आगे की रणनीति बना ली है। ओबीसी पंचायत करने पर बातचीत हुई। आने वाले समय में बीजेपी संगठन ओबीसी यात्रा निकाल सकता है। बैठक में तय हुआ, जनता के बीच जाकर कांग्रेस की सच्चाई बताएंगे। जिम्मेदारी ओबीसी वर्ग के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। कोर्ट में चल रहे आरक्षण केस में सरकार देश के बड़े वकीलों को सुनवाई के दौरान खड़ा करेगी और मजबूती से पक्ष रखेगी। मध्य प्रदेश में जो हमारा ओबीसी है उसको 27% आरक्षण मिले। हम लोग और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण मिले। केंद्र सरकार में शामिल 39 नए मंत्री 16 अगस्त से 20,000 किलोमीटर की आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के जरिए मोदी के मंत्री जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। 3 से 7 दिन की यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया। सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा 3 और संसदीय सीटों का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक और आगरा से सांसद एसपीएस बघेल को मैदान में उतारा गया। सिंधिया 16 अगस्त को देवास से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सीएम शिवराज 18 अगस्त को खरगोन बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर यात्रा में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की यात्रा की शुरुआत जबलपुर से होगी, जिसमें 20 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल से शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल दतिया से यात्रा की शुरुआत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का आज शिवराज सरकार ने सम्मान किया। मिंटो हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की। विवेक ने सीएम को ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल समर्पित किया। इस पर सीएम ने विवेक को गले लगा लिया। सीएम ने विवेक सागर को मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी बनाने की घोषणा की। सीएम ने विवेक के माता पिता को मनचाही जगह पर मकान बनाकर देने की घोषणा की। विवेक ने कहा, आप में काबिलियत है, जज्बा है तो जरूर आगे जाएंगे। आने वाले समय में हम देश के लिए और मेडल्स लाएंगे। विवेक ने मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी को विश्व की सबसे अच्छी अकादमी बताया। इसके पहले भोपाल पहुंचे विवेक सागर को रिसीव करने प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया खुद एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद विवेक सागर ने भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। सीएम हाउस में भी सीएम ने विवेक का सम्मान किया। क्या कमला देवी कहेंगी, राज्य सरकार मकान उपलब्ध करवाएगी, रहने के लिए पक्की छत। गाड़ी में मैंने कहा कि डीएसपी बना दे, तो बोले डीएसपी बनूंगा तो खेलूंगा कैसे। तो मैंने कहा डीएसपी इसलिए थोड़ी बना रहे कि आप पीएचक्यू में आके बैठ जाओ। अरे तुम तो हॉकी खेलना, डीएसपी मध्य प्रदेश सरकार वैसे ही बना देगी, खेलते रहो और करते रहो। तो विवेक आज से मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी भी हैं। इस टीम का हिस्सा हूँ जो कि 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है हॉकी में, ओलंपिक्स में। और जैसे कि गवर्नमेंट ने मुझे डीएसपी का अनाउंस किया, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिवराज सर का, मामा जी हमारे, जो स्पोर्ट्स के लिए इतना आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। इस इंटरनेशनल यूथ डे पे कितनी बेहतर चीज हो सकती है कि हम एक यूथ को आज फेलिसिटेट करें जिसने हमें ओलंपिक मेडल लाया। विवेक की उपलब्धि के पीछे मेरा तो ज्यादा परिश्रम नहीं है, उसकी माता का परिश्रम है, उनका और उनकी बहनों का सपोर्ट है। बहनों ने सपोर्ट किया, माता सपोर्ट करी। हाँ, वो 14 साल की अवस्था में आया, 13 से 14 के, तब मैं उसका सपोर्ट करने लगा। खुशी की बात है कि मतलब मकान देने को आवश्यकता किए हैं, लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। और विवेक का मेहनत का फल है, उसने बचपन से बहुत मेहनत खाया, ठोकरे खाया और अपन भी परेशानी में उसको मतलब आगे बढ़ाए हैं। कोरोना काल में पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, हड़ताल नहीं कर पाए।
ऐसे में कर्मचारियों की लंबित मांगें आज भी अधूरी पड़ी हैं। अब कर्मचारी संगठन एक के बाद एक लामबंद हो रहे हैं। कई संगठनों ने हड़ताल घोषित कर दी, कईयों ने शुरू कर दी। सबने कहा है कि आज मांगें जब तक पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कर्मचारी संगठन सरकार को हड़ताल की लिखित चेतावनियां भी दे चुके हैं। सरकार ने विभाग के मंत्रियों को हड़ताली कर्मचारियों से पहले ही बातचीत कर हल निकालने के निर्देश भी दिए हैं। पिछले दिनों बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर चुके हैं। मांग पूरी नहीं होने पर 26 अगस्त से एक बार फिर अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। पटवारी हड़ताल पर हैं। आशा कार्यकर्ता काम बंद कर भोपाल में डेरा जमाए। पंचायत सचिव, तहसीलदार आंदोलन कर चुके हैं। तो पड़े हुए हैं विभागों में, उन पे संविलियन किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी नहीं भर्ती करते हैं, जबकि पहले से जो अनुभवी कर्मचारी उनको लिया जाना चाहिए। इस पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आना, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी सुनते नहीं है। हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग का कल्याण और उसका उत्थान, ये हमारी रीति नीति है। हमारे यहाँ कोई हड़ताल या संतोष जैसी बात नहीं होती। जिस भी वर्ग की जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित विभाग उनसे बातचीत करेगा और निदान करेगा। उनकी अपनी जो मांगे हैं जायज़ हैं और सरकार ने समय समय पर उन्हें वादे किए हैं। तो अगर आपने घोषणाएं की, वादे किए, तो झूठे और छद्म वादे क्यों करते हैं? और उनसे बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। जब बातचीत डायलॉग ख़त्म हो जाता है तो हड़तालें होती हैं, और ये सरकार बातचीत का रास्ता किसी के साथ नहीं अपनाना चाहिए। जबलपुर को एक मुद्दत के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के नए सिरे से निर्माण की सौगात मिली है, लेकिन यहां भी भ्रष्टाचार का दीमक लग गया है। जबलपुर से लगे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही, कार्रवाई इस पर कुछ हुई नहीं। आलम यह कि जनता गड्ढे और दरारों से पटे हाईवे पर चलने के लिए और फिर भी टोल टैक्स चुकाने के लिए मजबूर है। सवाल उठता 30 से 50 साल के लिए बनाए जा रहे हाईवे निर्माण के साथ अभी से क्यों टूटने लगे। ये गड्ढेदार सड़क नेशनल हाईवे नंबर 30 है, जो जबलपुर को मंडला और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जोड़ता है। देखने से तो हाईवे पुराना लगता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकारी फाइलों में इसे नया बताया गया है। इतना ही नहीं, इसके पूरे होने की समय सीमा दिसंबर 2021 तय की गई है। 250 करोड़ की लागत से हाईवे का निर्माण NHAI के फंड से MPRDC करा रहा है। निर्माण कंपनी GDCL को 180 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। सड़क की हालत देखकर बताने की जरूरत नहीं है कि इसके निर्माण में किस कदर भ्रष्टाचार किया गया है। हाईवे में जगह जगह दरारें और गड्ढे हैं। नियम के मुताबिक सीमेंट कंक्रीट रोड के खराब पैनल को बदलने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ ठेकेदार ने पैनल बदलने की बजाय या तो क्रैक्स को डामर से भर दिया या फिर पूरे पैनल पर ही डामर की कोटिंग चढ़ा दी। जनता टोल टैक्स चुकाने के बाद भी गड्ढेदार हाईवे पर चलने को मजबूर है। जानकार इसे बेहद गंभीर और जबलपुर के साथ किसी छलावे से कम नहीं मानते। कई बार इन सब चीज़ों को उठाने की कोशिश भी की है। जब हम रिजिड पेमेंट को पे कभी कोई समस्या आती है तो रिजिड पेमेंट का वो हिस्सा फिर से कास्ट किया जाना चाहिए, ना कि उस पर फ्लेक्सिबल पेमेंट की टॉप लेयर डालनी चाहिए। विधानसभा की लेखा समिति में शामिल जबलपुर के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने नेशनल हाईवे के निर्माण और मेंटेनेंस में भ्रष्टाचार की शिकायत भी की है। विधायक ने हाईवे की बदहाली के लिए ठेकेदारों और अधिकारियों के गठजोड़ को जिम्मेदार बताया। तो हर साल इनकम में जो कमी आएगी क्वालिटी में, वो बद से बदतर होगी। और जब आप 30वें साल पे जाके पैसा दे रहे होगे तो आपको क्या सड़क बचेगी? सब जगह थिगड़े लगी हुई पैच वर्क की सड़क। लेकिन पैसा तो पूरा वसूला जाएगा, दरें तो लगातार बढ़ेंगी, हर वर्ष बढ़ेंगी, जैसे पेट्रोल डीजल की बढ़ रही हैं। तो आखिर इस जनता के पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? एक तरफ भोपाल और इंदौर से लगे नेशनल हाईवेज के क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की मिसाल दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के तीसरे बड़े महानगर जबलपुर में नेशनल हाईवे की बदहाली बताती है कि यहाँ जिम्मेदार आंखों देखी मक्खी भी निकल रहे हैं। जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में मानकों की अनदेखी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि गारंटी पीरियड में होने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें क्यों नहीं सुधारी जा रही और मेंटेनेंस में भ्रष्टाचार आखिर किसकी शह पर किया जा रहा है। अधिकारियों की चुप्पी के बीच विपक्ष के आरोप गंभीर हैं और देखना लाजमी होगा कि सरकार इसकी जांच किस तरह करवाती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।
मध्य प्रदेश में बाढ़ और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय टीम को जल्द भेजे जाने को लेकर प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुलाकात में तोमर ने भरोसा दिया कि बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने जल्दी ही केंद्रीय टीम आएगी। 15 अगस्त के बाद ये टीम प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन करेगी। केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में अकेले ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ ने 10,000 करोड़ के नुकसान किया गया, इस तरह का आकलन हुआ है। हालांकि सरकारी रिपोर्ट इस पर आनी अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में अब चोरी या छोटे मोटे अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज कराने थाने जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने ई-एफआईआर सुविधा लॉन्च की। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में ये सुविधा एक बार शुरू हो चुकी है और ये चौथा राज्य बन गया है। गुरुवार को ई-एफआईआर सुविधा का ट्रायल रन शुरू हो गया। डीजीपी विवेक जौहरी ने इसका शुभारंभ किया। पूर्ण विस्तार के लिए करीब 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एडीजी चंचल शेखर ने इस योजना के शुभारंभ पर कहा कि आप एफआईआर का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट की कॉपी ऑनलाइन मिल जाएगी। ई-एफआईआर दर्ज कराने के लिए एमपी पुलिस की वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाकर आधार से लिंक मोबाइल नंबर, नाम, पता और अन्य विवरण भरकर लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी। इसको हमने मैप आईटी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की आईटी इनिशिएटिव सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है उनके साथ टाइप किया है। तो इन्होंने ये ऐप को डेवलप किया है। भविष्य में भी हमारे लिए ये इसी तरह से काम करते रहेंगे। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस ले करके सभी एसपीज को, सभी थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और वहाँ उनको ट्रेन भी किया जा रहा है और उनके जो भी सुझाव आएंगे उसमें हम इसको समावेश करेंगे। मैं जो एफआईआर दर्ज करने के लिए सबसे पहले मैं एमपी पुलिस की जो साइट है उस पर गया और वहाँ पर नागरिक सेवाएं जो थी उसमें मुझे दिखा कि ई-एफआईआर हम दर्ज कर सकते हैं। तो मैं उस ई-एफआईआर वाले ऑप्शन पर गया और फिर वहाँ पर मैंने जो डिटेल उन्होंने मुझसे पूछी वो डिटेल वहाँ पर मैंने सबमिट करी। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से लोगों की मौत के बाद अवैध शराब का गोरख धंधा थमा नहीं है। पुलिस विभाग के आंकड़े कहते हैं कि प्रदेश में 15 अक्टूबर 2020 से 5 अगस्त 2021 तक 12 लाख लीटर से ज़्यादा अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें देसी, अंग्रेजी, भट्टी और केमिकल से बनाई जाने वाली शराब शामिल है। अवैध शराब के मामले में इंदौर पहले, जबलपुर दूसरे, उज्जैन तीसरे स्थान पर है। अवैध शराब के सबसे ज़्यादा 18,237 मामले इंदौर, 15,583 मामले जबलपुर, 10,311 मामले उज्जैन में दर्ज किए गए। प्रदेश भर में अवैध शराब बनाने और बेचने के मामले में बीते अक्टूबर महीने से अब तक 94,481 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के मामले में जबलपुर के दूसरे नंबर पर होने पर पुलिस अधिकारियों की दलील है कि यहाँ शराब माफिया पर सख्ती से कार्रवाई की गई। समस्त थाना प्रभारियों को, समस्त चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने थाना क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में लगातार नज़र रखें और ऐसे समस्त जो अवैध शराब बनाने वाले लोग हैं, विक्रय करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में अव्वल रहने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवास वासियों को बधाई दी। देवास शहर में वैक्सीन के पहले डोज का टारगेट 100% पूरा हो चुका है। पहले डोज के तहत शहरी क्षेत्र में 2,21,328 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट तय किया, जो पूरा हो चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थानीय विधायक गायत्री राजे पवार और तमाम अधिकारी कर्मचारियों के साथ शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि कोरोना के प्रति देवास की जनता, उसका जज्बा और जागरूकता बाकी लोगों के लिए प्रेरणा है। देवास नगर निगम ने प्रदेश में सबसे पहले 18 साल और ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य तय किया। कोरोना की दूसरी लहर में इंजेक्शन और दवाओं को लेकर जमकर अफरा तफरी मची थी। संभावित तीसरी लहर को लेकर आवश्यक स्टॉक होने का दावा है। स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी दवाओं का एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजा है। दूसरी तरफ केमिस्ट एसोसिएशन ने भी संबंधित कंपनियों से बातचीत कर पहले से बुकिंग करा ली है। वहीं ब्लैक फंगस के विक्रेताओं से भी बाजार में एंटी फंगल इन्फेक्शन दवाइयां भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। वर्तमान में 20% मरीजों के उपयोग के लिए दवाएं उपलब्ध हैं।
डिमांड के अनुसार दवाइयों के निर्माता 15 दिन में आपूर्ति करने की बात कहते हैं। इतना ही नहीं, अब बाजार में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी नजर आ रहे हैं। इस बार तीसरी लहर को लेकर संपूर्ण तैयारी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे फेबिफ्लू हो, चाहे ऑक्सीमीटर हो, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध है। अगर ये इस बार तीसरी लहर आई, मैं निश्चित मानता हूँ कि इस बार किसी दवाई संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आम जनता को नहीं करना पड़ेगा। तो पीसी सेठी हॉस्पिटल में 241 बेडेड की हमने व्यवस्था करी है। महिलाओं के और बच्चों के लिए हमारे पास हुकुमचंद हॉस्पिटल हमने आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा हमने महू, देपालपुर, मानपुर और सांवेर, ये हमारी CSC वगैरह जो है, इनमें चारों ब्लॉक के लेवल पर भी 30-30 बेडेड की हम लोगों ने व्यवस्था करी है। ग्वालियर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। जो 3 नए संक्रमित मरीज सामने आए, उनमें से 2 व्यक्ति दूसरे राज्यों से आए। वहीं जिस गर्भवती महिला को संक्रमण हुआ, उसका पति भी कुछ दिन पहले अन्य राज्यों से लौटा है। ऐसे में अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वो बाहरी राज्यों से आए लोगों की लगातार निगरानी करें। हालांकि इसे लेकर ग्वालियर CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा का कहना है, स्वास्थ्य विभाग लगातार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग करता है। पिछले दिनों हुए डेथ ऑडिट के बाद जिले में मृतकों की संख्या बढ़ गई। डेथ ऑडिट के दौरान 98 लोगों की कोरोना से मृत्यु की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद 731 हो गई। केस बड़े हैं, लेकिन वो बड़े लोगों से हैं जो कहीं बाहर से आए थे। लोकल के जो लोग थे यहाँ पर थे, उनमें तो अभी कोई भी पॉजिटिविटी हम लोग को नहीं मिल रही है। हम लोग 2000 से ऊपर सैंपलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग को जो लोकल के उनमें तो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए बाहर से आने वालों को सतत निगरानी की आवश्यकता है, उसको हम लोग कर भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। अभी स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के लिए नीति के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। उच्च शिक्षा को और अधिक जॉब ओरिएंटेड बनाने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इस साल कॉलेजेस में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। 79 विषयों के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम तैयार हो गए हैं। छात्रों को इसमें वैकल्पिक विषय चुनने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी। मोहन यादव ने निर्देश दिया कि प्रदेश में सभी शासकीय और निजी कॉलेज कम से कम एक गांव को गोद लेंगे। इस तरह प्रदेश में लगभग 1500 गांव गोद लिए जाएंगे। उच्च शिक्षा से कोई युवा वंचित ना हो, इसके लिए सर्वे करवाया जाए। तो ये नई शिक्षा नीति के उस परिप्रेक्ष्य में होंगे जिसके लिए भारत सरकार ने वो शिक्षा नीति पूरे देश के लिए लागू की गई थी। स्नातक स्तर के हम अपने प्रवेश नई शिक्षा नीति में दे रहे हैं, लेकिन बाद के जो हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या बाकी जो कोर्स हैं, अभी वो सने सने क्रमशः नई शिक्षा नीति में परिणत होते जाएंगे। IBC 24 की खबर का बड़ा असर दिखा है। प्रमुखता से हमने शासकीय PC सेठी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट चालू न होने की खबर दिखाई। नतीजा ये कि आज से प्लांट की वास्तविक शुरुआत हो पाई। कोविड की संभावित तीसरी लहर के देखते हुए इंदौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। शहर में 1.25 महीने पहले शासकीय PC सेठी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन CM शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जो अब जाकर शुरू हुआ। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से जूझते इंदौर के लोगों के लिए सेना के विमान से ऑक्सीजन टैंकर बुलवाना पड़ा था। अब तीसरी लहर, इसके बीच अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से मरीजों के उपचार में आसानी होगी। आज ये प्लांट शुरू हो गया है और प्लांट अच्छा प्लांट है, ट्राइडेंट का प्लांट है। 960 लीटर पर मिनट इसकी क्षमता है। नॉर्मली जो हम कोरोना के पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगाते हैं वो 5 से 7 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन लगती है उनको। पेशेंट्स के लिए पर्याप्त होगा। इसी सेठी अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के लिए यहाँ पर आए और ऑक्सीजन प्लांट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह प्लांट लग चुका है और करीबन 1.5 से 2 टन ऑक्सीजन यहाँ बनेगी और ये इस अस्पताल के लिए पर्याप्त मतलब ऑक्सीजन यहाँ से मिलने लग जाएगी। 3 तलाक कानून बन जाने के बाद भी तलाक के केस थम नहीं रहे हैं। खरगोन के बरूड़ की रहने वाली पीड़िता ने पति वसीम पटेल पर तलाक देने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि इंदौर का रहने वाला वसीम उसके साथ मारपीट करता था, दहेज की मांग की, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित किया। आरोपी ये भी
आरोप ये भी है कि वसीम उसे बरूड छोड़कर तलाक देकर चला गया। डरा धमकाकर 4 साल के बेटे को भी छीन कर ले गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर एएसपी ने महिला थाने को जांच कर प्रकरण बनाने के निर्देश दिए हैं। तलाक देने का दूसरी के पीछे पड़े हुए हैं और मुझे बोलते हैं कि मुझे तेरे को नहीं रखना है, मैं उसे लेके ना आऊंगा और दहेज की मांग करते हैं। इनको परेशान करते हैं। 3 तलाक का भी इन्होंने बोला है, हवाला दिया है कि ऐसा कह के उनको अलग करने की बात कही है, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना करने की बात की है। तो इस पर से महिला थाना इस पर कार्रवाई करेगा। महिला थाना विदिशा के त्योदा में 2 भाइयों पर हमला और फिर एक भाई की हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। विदिशा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष बद्री प्रसाद कुर्मी मुख्य हत्यारा निकला। साथ में परिजन हत्याकांड में शामिल थे। पेशी से लौट रहे दोनों भाइयों पर रॉड से हमला किया था। राजनीतिक रसूख के चलते 6 घंटे तक तो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। विरोध में मृतक के परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया। इसके बाद पुलिस ने पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया, मगर घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों को ढूंढ नहीं पा रही। पूरे प्रकरण में 9 लोगों के ऊपर धारा 302, 307 के अंतर्गत थाना त्योदा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसकी विवेचना थाना प्रभारी त्योदा के द्वारा की जा रही है और इसमें आरोपियों की तलाश इसमें भी की जा रही है। आरोपी सभी लोग अपने घरों से फरार हो गए हैं। उनके सभी रिश्तेदारियों में और संभावित ठिकानों में जहाँ भी उनके छुपे होने की आशंका, सभी जगह पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।